नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ सुमेरा सलीम। नाज़रीन, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात में 51 अफराद शहीद हो गए, जिसमें 14 जवान भी शामिल हैं, जबकि फोर्सेस की कार्रवाइयों में 21 दहशतगर्द हलाक हुए। जबकि दूसरी जानब कौमी असम्बली का इजलास हुआ और कौमी असम्बली इजलास में पाकिस्तान में इंटरनेट की सुस्तरवी और फायर वॉल लगाने का मामला भी जेर बहस आया है। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से कहा गया है कि दहशतगर्दी हमारे लिए बड़ा चैलेंज है और ये लड़ाई रियासत की लड़ाई है, जिसमें अदलिया, मीडिया और सिविल सोसाइटी को भी लड़ना है। देखें जी, अफसोसनाक वाक़यात पेश आए हैं पिछले 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, और बड़े वाक़यात हैं। मतलब ये ऐसे वाक़यात नहीं हैं जिनको मतलब बड़े वाक़यात हैं। वैसे तो कोई वाक़या भी छोटा नहीं होता दहशतगर्दी का, बड़े वाक़यात हैं, मुकम्मल तौर पे कोऑर्डिनेटेड हैं। और इसमें जो शहादतें हुई हैं बड़ी तादाद में, ठीक है ना, यानी पूरा आपको लगता है कि मुख्तलिफ इलाकों में मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलाके से उठ के वो आदमी दूसरे इलाके में, मतलब मुख्तलिफ इलाकों में एक प्रॉपर मुख्तलिफ ग्रुप्स ने अटैक्स किए, इतने बहुत सारी जगहों पे हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है वो, और ये जगह जो हैं ये मतलब इनको एक ख़ास अंदाज में देखा भी जा सकता है कि कौन से इलाके हैं, लेकिन वो मजमूई तौर पे देखें, बात ये कि 37 तो जो है वो 3 मुख्तलिफ इलाकों में वाक़यात हुए, ठीक है, जहाँ पे 37 ज़िला मूसा खेल, और फिर उसके बाद जो है वो दूसरा मस्तों का इलाका है, फिर एक रेलवे पुल जो है उसको अटैक किया। अच्छा, कलात में जो है लेवीज़ एहलकारों और पुलिस के सब इंस्पेक्टर समेत 10 अफराद जो हैं उनको शहीद कर दिया गया गोलियां मार के। फिर ऑपरेशन हुआ है सिक्योरिटी फोर्सेस का, उसमें बहुत से दहशतगर्द मारे भी गए हैं। लेकिन देखिए, इशू ये है सारा कि ये जो मैं बात बार बार कहता हूँ और मैं उसी के ऊपर कायम हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है कि आपके रीजन में या ग्लोबली एक आग लगी हुई है, शोले भड़क रहे हैं, और आप उसमें ये समझें कि यहाँ सब गुडी गुडी है तो जी बस ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ये जो अरेंजमेंट है ये टोटल फेलियर है, टोटल फेलियर है ये जो अरेंजमेंट है। आप ज़रा तसव्वुर करें कि इस वक्त यहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद, पीपल्स पार्टी की वो हुकूमत होती, जनरल सीलो बाबर होते साथ वज़ीर दाखिला, और उनके साथ एतजाज़ एहसन वज़ीर कानून होते, मतलब प्रॉपर पीपल्स पार्टी की एक हुकूमत होती। तो मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से रिएक्ट करती। आप चले जाएँ 2007-8 के बाद भी यूसुफ रज़ा गिलानी, रहमान मलिक मरहूम और आसिफ जरदारी साहब बतौर सदर, कैसे ओन कैसे ये वाक़यात होते, तो कि वो एक होता है ना कि फौरी तौर पे, और वो बड़ी दहशतगर्दी का दौर था, बहुत इनकाद भी रहा हूँ उस दौर में, और अभी भी हूँ बहुत सारे मामलात पे। लेकिन वो ओनरशिप होती है ना, जिसमें आप ओन करते हैं कि एक मिनट ये कैसे हो रहा है भाई। और इसी तरह से आप सोचेंगे नवाज शरीफ साहब की 2013-14 की हुकूमत होती, नवाज शरीफ साहब हुकूमत सो कॉल्ड उन्हीं की है, और साथ चौधरी निसार होते उनके वज़ीर दाखिला, तो मुझे बताएं कि रिस्पॉन्स कैसा होता। ये जो कच्चे के डाकू, कराची के बदअमनी, ये आप इसको क्या आइसोलेशन में देख रहे हैं चीज़ें, या आप पूरे मुल्क को अगर आप बाहर से ऐसे देखें तो आपको एक जगह हॉटस्पॉट्स नज़र आ रहे हैं ना। इशू ये है कि इसकी ओनर, भाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने करना है तो ये अरेंजमेंट किस लिए है? सिक्योरिटी फोर्सेस ने करना है, डायलॉग भी उन्होंने करना है, किससे डायलॉग करना है, किससे नहीं करना, क्या करना है, ये तो बिल्कुल होता है ना, मतलब है कि बस प्रायोरिटी वो आईनी तरमीम हो जाए तो सीटें हो जाएं, ये नहीं। ये अरेंजमेंट, आपकी मईशत सबसे बड़ा क्राइसिस है, और मईशत आपकी कनेक्टिविटी के साथ लिंक्ड है, आपकी पाइपलाइंस, आपका सी पैक, आपके सेंट्रल एशिया से कनेक्शन,
गवादर सी पोर्ट, सिंध के अपने मामला, वहाँ कच्चे के डाकू हैं, अभी वो उधर कच्चा पक्का वो चल रहा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो अफगान सॉइल से इशू खड़ा होता है। तो एक कांस्टेंट है सिक्योरिटी का इशू। ये आज इतना बड़ा वाक़या हुआ, मुझे आप बताएं कल क्या डिस्कस हो रहा होगा टीवी चैनल्स पे? कल क्या डिस्कस, कुछ और? ये इतना बड़ा जो दहशतगर्द, मतलब एक मैसिव आप कहें कि ये अटैक हुआ है और उसमें लोग शहीद हुए हैं, तो उस जाहिर है कि ये मजम्मत तो लोग रो रहे हैं, लोगों के दिल रो रहे हैं इस वक्त। मजम्मत तो छोटा लफ्ज़ है। जिनके घरों में लाशें गए हैं या जो ज़ख्मी हैं, इशू ये नहीं है। इशू ये है कि इसकी स्ट्रेटजी आपको बनानी है ना, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनानी है ना। आपके उस सूबे के अंदर एक इशू चल रहा है। देखें, मैं अकबर बुगटी साहब से, नवाब अकबर ख़ान बुगटी, उनके साथ बड़ी मुलाकातें रहीं, गज़न के साथ मुलाकातें रहीं, मेरी खैर बख्श मरी साहब के साथ बड़ी मुलाकातें रहीं, और वो बड़े कम लोगों से मिलते थे लेकिन बड़ी शफ़क़त फरमाते थे। जब तक उनके जो साहबजादे हैं, फैमिली है, उनके साथ भी एक ताल्लुक़ रहा, अब नहीं लेकिन एक ज़माने में रहा, बहुत ताल्लुक़ रहा गज़न के साथ, गज़न मरी के साथ, बाकी लोगों के साथ। और इसी तरह से बरमदाख, जब तक वो बाहर नहीं गए तो वो एक ही दफ़ा उनका एक ही उस वक्त जो यहाँ से इंटरव्यू था तो वो मैंने किया था, और ये आखिरी दिन चल रहे थे। तो बात यह है सारी कि अच्छा, उसके बाद इसी तरह से शेरबाज मज़ारी साहब, इसी तरह से ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, इसी तरह से सरदार अताउल्लाह खान बेंगल इतनी शफ़क़त फरमाते थे। अच्छा, अब पॉलिटिकल लोग तो ये सरदार भी हैं, इसमें अपना हर जो सूबे का या हर जगह का एक अपना कल्चर है। आप उसको उसी अंदाज में आपने देखना होता है, ठीक है। अगर एक कराची का बल्दियाती निज़ाम है तो मैं ये कहूँ, ये तो अमेरिका वाली बात होगी ना कि डेमोक्रेसी लेकर आओ, फ़लाने मुल्क में भी लाओ तो फ़लाने मुल्क में भी ऐसे रूल अपनाओ, ऐसे करो। वो इस तरह नहीं है। कराची का जो बल्दियाती निज़ाम है वो किसी और तरह से होगा। उसी को आप ये कहेंगे जी ऐसे ही बिल्कुल जो है वो कोयटा में या पेशावर में या किसी और जगह नहीं। हर शहर का अपना एक अपनी डायनेमिक्स है, बलूचिस्तान की अपनी डायनेमिक्स हैं, और डायनेमिक्स बड़ी सेंसिटिव हैं क्योंकि वहाँ से आपके सारे मेगा प्रोजेक्ट्स गुजर रहे हैं, और वो कनेक्टिविटी, ठीक है, आपकी बड़ी कोस्टल लाइन है। और ये जो मतलब आप केपी को और खैबर पख्तूनख्वा को और बलूचिस्तान को साथ अगर देखें तो पूरा आपका एक तरह से ये इंडस के उस तरफ और फिर इंडस के इस तरफ। इशू ये सारा कि इसकी ये तो एक रवायती सी बातें हो गई ना जो हमने की, आज सारा दिन सुनी भी। इसकी स्ट्रेटजी क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या है? आज तो टेक्निकल बातें हुई ना, ये तो अफसोसनाक वाक़यात हुए। और मैं 101% मुझे यकीन है कि आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, उनके पास एक इसका जो है ना कि कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, कैसे है, पैसा कैसे जा रहा है, कैसे कोऑर्डिनेशन हुई। हाँ, पहुँच नहीं पा रहे वहाँ तक, या उसमें जाहिर है कि कोई सियासी उसमें कोई मुज़मरात हैं बीच में, क्या है वो अलग मामला है। लेकिन यह है कि इंफॉर्मेशन तो होगी उनके पास की, और वो तो फौरी तौर पे मेरे ख्याल से एकदम से आनी शुरू होगी रात को जब से ये अटैक शुरू हुए। मैं जो बात सिर्फ कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि इसकी एक स्ट्रेटजी बनानी ज़रूरी है जो इस अरेंजमेंट में नहीं बन सकती, क्योंकि इस अरेंजमेंट का इसका कोई ओनरशिप नहीं है, वो वाली वारिस नहीं है सवाए मुज़म्मती बयानात के। और ये कितना इस मुल्क को लूट खसूट के या कितनी जाने लेके या और कितने सोशल अनरेस्ट पैदा करके ये सिस्टम गिरेगा या जाएगा या करेगा या रहेगा, कोई ओनरशिप नहीं है सवाए इसके कि वो मतलब एक मैं बात नहीं करना चाह रहा, कोई रवायती बातें होती है ना जो मतलब रवायती सी बातें हैं बिल्कुल, जो आप मतलब आप कहेंगे यार ये तो मैंने 50 दफ़ा सुनी है बात, कोई नई बात करे कोई बंदा, वो ऐसा लगता ही नहीं कि
बलूचिस्तान के लोगों से मुखातिब हैं, ऐसा लगता है कि वो कहीं मुखातिब इस्टेब्लिशमेंट ये कर देंगे, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, उधर। वो भाई अपने इलाकों में जाके काम करें जहाँ से मुंतखब हुए हैं, पहले तो ओनरशिप लें ना अपने इलाकों की, और फिर अपने इलाकों में जाके ये देखें, अगर आप सबसे ज़्यादा आप नोट करें ना कि जहाँ का पैसा करप्शन में खाया गया है पिछले चंद सालों के दौरान, तो वो बलूचिस्तान का, आपको याद है एक मशीनें निकली थी पैसा नोट गिनने वाली। इशू ये है कि वहाँ पर जो आप कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके नतीजे में वो, अब इसमें BLA है, इसमें मजीद ग्रुप है, इसमें ये है, उसमें वो नाम तो बदलते जाएंगे ना, वो तो एक नाम दूसरा नाम तीसरा चौथा नाम आते जाएंगे। असल बात ये है कि ये कोई गुस्सा वुस्सा, ये तो एक रीजनल या आप समझें कि ग्लोबल लेवल का ग्रेड गेम है ना। तो इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी आप बनाते हैं ना बैठ के, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी कि यार ये बलूचिस्तान है और अब ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है और ये कनेक्टिविटी है, ये गवादर है, ये चाबहार है, ये सेंट्रल एशिया को रूट्स जा रही हैं, ये अफ़गानिस्तान की सिचुएशन है, इस तरह से। और फिर उसके बाद स्ट्रेटजिकली, और फिर उसमें पब्लिक का कैसे पार्टिसिपेशन होगी, फिर कैसे होगा सारा सिलसिला, तो एक स्ट्रेटजी बना। तो ये तो मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे के बाद मैंने आज इतना, और सब हम तो सुबह से सारा मुल्क उदास है, लोग इतने यानी सारा मुल्क उदास है, देखें ना। लेकिन इशू ये है सारा कि अब इसको सिक्योरिटी फोर्सेस देखें ना, उनके पास मतलब जो भी हमलावर हैं, इसका मतलब है उनके पास ज़्यादा, और ये जो बेचारे बसों से उतारे, तो ये क्या अपने असला लेके घूम देंगे लोग, आम कभी मजदूर उतार के मार देते हैं, कभी जो है दूसरे लोग मार देते हैं। अभी कौन से ग्रुप्स हैं? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि उसको पॉलिटिकल डायलॉग होता था, अब वो पॉलिटिकल फिगर्स तो नहीं है, अब पॉलिटिकल फिगर्स तो नहीं है ना जिनके साथ डायलॉग किया जाए। तो अब कौन से लोग हैं फिर आइडेंटिफाई करें, और आइडेंटिफाई करके, लेकिन वो उसमें पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए ना उस चीज़ में। अगर सारा मसला जो है वो स्टिक से नहीं होता, उसमें कैरेट भी होती है, उसमें डायलॉग भी, उसमें आप यानी देखें ना, सर फोड़ देंगे, सर कुचल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तो कर देंगे ना, ये तो फिर सिक्योरिटी फोर्सेस क्रिमिनल्स को पकड़ेंगी ना जो भी हैं। भाई इसमें बाकी लोग फिर क्या कर रहे हैं? ठीक है ना, मैं इधर का सेनेटर हूं, मैं इधर का MN हूं, इधर का MP हूं, क्या क्या है भाई? तो या तो देखिए ना, इशू ये है सारा कि वो ओनरशिप, मैंने आपसे कहा ना कि आप सोचेंगे कि चौधरी निसार का क्या रिएक्शन होता, या जनरल बाबर का क्या होता, या रहमान मलिक पर, वो कोई ओनरशिप होती है ना किसी अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट की ओनरशिप नहीं है बदकिस्मती के साथ। तो उसकी वजह से वो बस मजम्मती बयान आते हैं, और अल्लाह खैर सला, अभी कच्चे के डाकुओं को मजम्मती बयान आ गया, तस्वीरें आ गई, फिर वो जनाजे। तो ये इसको बहुत दुख है आज पूरे मुल्क में, बहुत अफसोस है। और इसमें ख़ास तौर पे जो वो बात है कि जी वो मतलब है कि उनके, और ये रीजनल ग्लोबल हर एक को पता है इस वक्त, ये कोई आपके ख्याल से कोई भत्ते के लिए उन्होंने ये किया है सारा काम? ये पूरा के जी पूरा डिस्टर्ब कर दिया जाए जो पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी है, डिस्टेबलाइज करना है ना, कि जी आपने जैसी बात की कि जी प्रोजेक्ट्स आ गए या पीछे था, क्योंकि वो तो ओनरशिप की बात हो रही है ना, ओनरशिप। तो बात ये है कि इसको मेरे ख्याल से वो रवायती जो गुफ्तगू है उससे निकल के, अच्छा इन सबको अलग कर देना इस अरेंजमेंट में से, इस अरेंजमेंट से सबको अलग कर दें मिसाल के तौर पे, तो वो एक कोई भी हो, आप PTI हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी, उसके अंदर एक के पास चीज़ हो ना, वो उसको वजीर रिजाइन कर जाता है फौरी तौर पे। सादर रफी साहब रेलवे के वजीर थे, एक हादसा होता था तो वो फौरी तौर पर प्रेशर जाता था उन पे, शेख रशीद पे जाता था फौरी तौर पे। कोई अरेंजमेंट होता है ना, उसमें कहते हैं भाई रिजाइन ऐसे। तो आपको पता है बलूचिस्तान असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, तोड़ दी थी असेंबली अदालत ने। तो बात यह है कि वो उस वक्त, मतलब यहाँ तो ये ना कि टोटल अनटचेबल बैठे ना सारे, में कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब इसलिए मैं कह रहा हूँ ये नहीं चलेगा ये सिस्टम, क्योंकि ये इतना डिस्कनेक्टेड है लोगों से। और अब आप देखेंगे ना कि वहाँ पे जो बस में बैठ के जा रहा है, जिसको निकाल के
गोलियां मारी होंगी, और या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग, या फिर ये कि पुलिस के। तो ये तो आप उनको हाईली इक्विप्ड करके आज के दौर में, और आप उनको वहाँ पर यानी कोई स्कूल अगर बनाया जाता है, कोई और चीज़ होती है तो उसको भी धमाके तोड़ा दिया जाता है। तो जो हैं वो आइडेंटिफाई करके और फिर उसके बाद उसको तरीके के साथ, और थी, मैं यहाँ बातें नहीं करना चाह रहा, बहुत सी बातें हुई हैं इतने सालों में, हम भी 23-24 साल से बैठे हैं यहाँ पे, तो हम भी देख रहे हैं चीज़ों को। लेकिन ये कि बहरहाल देखते हैं कि अब किस तरह से ये मामला जो हैं ये किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये तो बाकी सतही सी बातें मैं जो आई हैं, जो संजीदा बात है वो तो ये है कि इसके पीछे क्या गेम है, और वो गेम जो है वो सामने आएगा। और ज़ाहिर है रीजनल सारा गेम हो रहा है ना, डिस्टेबलाइजेशन वाला, तो उसमें आपको देखना है कि आपकी इसकी ओनरशिप क्या ये सिस्टम ले रहा है, क्या उसकी IPPs, ये नहीं, आप देखें ना, हर कोई किसी चीज़ की मईशत वगैरह तो ये ऐसे ही बस है। देखें अब अल्लाह ताला अपना रहम करे, लेकिन ये 110%, 120% या इससे भी ज़्यादा कर लें, ये रीजनल या ग्लोबल ग्रेड गेम का हिस्सा है। और अभी से नहीं, हमेशा से। अफ़गानिस्तान तो तारीख़ है ना पूरी, ये आप पाकिस्तान बनने के बाद के अफ़गानिस्तान इसको बलूचिस्तान को क्यों देख रहे हैं आप, तो पूरी हिस्ट्री में ये पूरा रीजन जो है इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, इस पूरे रीजन की 47 से पहले भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको बहुत संजीदगी के साथ देखने की ज़रूरत है। तो बाकी ये है कि देखते हैं कि अब लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर किस तरह से मामला। आज तो मेरे ख्याल से और कोई बात ही नहीं होनी चाहिए थी, इनको एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस या राउंड टेबल टाइप चीज़। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि कोई ओनरशिप होती ना तो करवा लेते, बेबुसाड़ी हुकूमत होती वो करवा लेते, मतलब है कि मुस्लिम लीग नून की होती करवा लेते, PTI की होती है करवा लेते, ओनरशिप होती है ना, इसकी कोई ओनरशिप नहीं है। तो दूसरा जो है ये देखिए ना, टर्मोइल बढ़ रहा है, ये रीजनल ग्लोबल टर्मोइल बढ़ रहा है। ये टॉक्स नाकाम हो गई एक बार फिर, और वहाँ से डेविड बार्निया भी चले गए वापस, मोसाद का सरबरा, और वहाँ से विलियम बर्न्स, और साथ ही जो हमास का डेलीगेशन, ये सारे वापस चले गए, और एक दफ़ा फिर जो है वो वहाँ पे तातुल आ गया, ख़त्म हो गया वो सारा जो उम्मीद थी कि। और वो इस बात पे ख़त्म हुआ कि जी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर जो है उस पर फ़ौज रहेगी या नहीं रहेगी। इनकी तरफ से ये पेशकश हुई कि हम ग्रेजुअली हटाएंगे और ये करेंगे। तो इजिप्ट और हमास की डेलीगेशन ने तो बिल्कुल कहा कि वो जो 2 जुलाई को आया था बाइडन, प्रेसिडेंट बाइडन का प्लान था, और जिसको फिर अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अप्रूव कर दिया था, उसको जो है वो उसके मुताबिक सीज़ फायर करवाया जाए। तो वो नहीं हुआ, तो सब अपनी अपनी जगहों पे वापस चले गए। उसके बाद ये है कि ये अब वहाँ पर जो ईरान के नए वज़ीर ख़ारजा हैं, अराग़ची, अब्बास अराग़ची, अगर मैं सही नाम उनका प्रोनाउंस कर रहा हूँ, उनकी इटालियन फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई और उन्होंने कहा कि ईरान अभी रिएक्ट करेगा। लेकिन ये जो अब्बास अराग़ची हैं, इनको मैं इत्तेफाक से जानता हूँ, इतने सालों में इनको काफ़ी देखा है, इनका बड़ा तवील एक बैकग्राउंड है। ये जो हैं ये इन्होंने ये बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी है कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का बैकग्राउंड क्या है। ये नए फॉरेन मिनिस्टर जो आए हैं, ये जो है इन्होंने तेहरान, एक तो ये जो 8 साल जंग थी उसमें पार्टिसिपेट किया इराक़ के साथ जो थी, फिर उसके बाद इन्होंने मास्टर्स किया तेहरान से, फिर इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से, अच्छा मास्टर्स इनका इंग्लिश में है, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ कैंट से बरतानिया से इन्होंने PhD किया। उसके बाद ये आके फॉरेन सर्विस में 90s के अंदर ही, मेरे ख्याल से 96 या 98 में शायद ये आ गए, और ये फिनलैंड में सफ़ीर, ईरान के सफ़ीर बन गए फिनलैंड में। और फिर वहाँ पर ये जब 9/11 हुआ तो ये फिनलैंड में ही, मतलब ये वेस्टर्न यूरोप के, फिर जब वापस आए 2003 में, तो ये वेस्टर्न यूरोप के डेस्क के इंचार्ज थे ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री में। मतलब एक पुराने डिप्लोमेट हैं। और साथ ही आप ये देखें कि इन्होंने फिर, ये 2003 है, 2003 आप याद करें ये कौन से साल हैं, ये वो है कि जब इराक़
अफ़गानिस्तान 2001 9/11 हुआ है, तो ये यहाँ पर वापस आए हैं वहाँ से, फ़िनलैंड से, और ये आके जो है ये वेस्ट यूरोप का जो डेस्क है उसको इन्होंने हेड करना शुरू किया है। और ये वो दौर है जब न्यूक्लियर के ऊपर बातचीत शुरू होती है बरतानिया के साथ और अमेरिका और बाकी मुल्कों के साथ ईरान की, तो ये ओपन अप होते हैं ज़रा। उसके बाद खैर ये आगे जाते गए, और फिर उसके बाद जवाद ज़रीफ़ के साथ जब ये मुआहदा हुआ, तो जब न्यूक्लियर का 2015 में, तो उसमें जो है ये JCPOA जो है, तो उसमें इनका बड़ा एक्टिव रोल था। और ये जो है ये वो मुआहदा जो था उसको फिर ट्रंप ने ख़त्म कर दिया। उस मुआहदे में 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट ईरान को मिल गई थी। एक तो ये कि पाबंदियाँ ख़त्म हो गई थी, एक ये कि यूरेनियम इनरिचमेंट, तीसरा ये कि ग्लोबल लेवल पे कि भाई ज़िम्मेदार मुल्क है तो मतलब सब इंगेज हो रहे हैं। और फिर ये हुआ कि जवाद ज़रीफ़ जो हैं उनके साथ ही उनके डिप्टी भी रहे, उनके डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर रहे, ये हसन रूहानी के दौर में, प्रेसिडेंट हसन रूहानी के दौर में। लेकिन फिर ये हुआ कि वो ट्रंप ने तोड़ दिया मुआहदा। फिर ये हुआ कि ये जो है ये ख़ुद भी जब बाइडन इंतज़ामी आई और मामलात ख़राब ऊपर नीचे हुए, तो ये फॉरेन मिनिस्टर, तो ये जो फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो ये था कि ईरान के वेस्ट के साथ ताल्लुकात बहाल और ये वो सारा। अब इनके आते ही, अब बात तो इन्होंने कर दी इटालियन फॉरेन मिनिस्टर, मगर वो एक मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल एक गले पड़ी हुई है, जिसमें ये जो कि इनका रोल ही वो ये है कि वेस्ट को इंगेज करना है। अब इनके ऊपर ये पूरी जंग आ गई और ख़राब होती हुई जंग आ गई है, ठीक है ना। कि अब ईरान क्या करता है, भाई ईरान अब क्या करता है। देखें ना, हमास ने जो है वो रिटेलिएट किया, और उधर से इसराइल ने किया, उधर से हमास ने किया, वो फिर अपनी जगह रुक गई, ठीक है। यानी कल क्या होगा, अभी चल रहा है ना, अभी तो ये चल रहा है, शहादतें भी हो रही हैं उधर। इजिप्ट प्रेशर में आ रहा है, इजिप्ट बहुत प्रेशर में आ रहा है। उसकी वजह यह है कि आज जो है वो लीबिया में, अगर आप इजिप्ट का मैप देखें तो इजिप्ट के एक तरफ सूडान है, यानी अगर हम नॉर्थ अफ्रीका को देखें तो नॉर्थ अफ्रीका को देख लें, और साथ तो एक तरफ ये इजिप्ट है, ठीक है, और मैप में, और इजिप्ट के साथ जो है वो एक तरफ लीबिया है और एक तरफ सूडान है, यानी इजिप्ट बीच में, और उधर जो है वो गज़ा है, ठीक है। और ये जो है ये जो है ये स्विस है, जहाँ पे सारे हमले हो रहे हैं, और यमन, जॉर्डन। अब लीबिया ने आज क्या किया है कि लीबिया में खाना जंगी हो रही है। मैं आपको सिर्फ भी बता रहा हूँ कि ये पूरा एक जोड़ते हैं ना सिलसिला, फिर उसके बाद वापस आते हैं ज़रा पाकिस्तान। और लीबिया में खाना जंगी हो रही है, तो वहाँ पे कद्दाफ़ी के जो बहुत ही करीबी उनके एक साहब जो उनके साथ थे, फिर अलग हो गए, अमेरिका चले गए, ये 2011 में फिर वापसी हुई उनकी, और फिर वो उसके बाद वो पहले जो है पूरी लीबिया की फ़ौज उनके पास चली गई, कमान उसकी, फिर उसके बाद खाना जंगी हो गई। तो एक गवर्नमेंट जो है वो बन गई ट्रिपली में, और एक बन गई तब्रुक में। अब ये जो ईस्टर्न है, यानी जो लीबिया का वो इलाका जो ईस्टर्न है, यानी आप समझ लें कि जो इजिप्ट के साथ मिलता है, मशरिक वही होगा ना। लीबिया के नक्शे पे आप देखें तो जो मशरिक है तो वो मिस्र से मिल रहा है, वहाँ पे खलीफा हफ्तार की हुकूमत है ईस्टर्न लीबिया में, और वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑयल है। ऑयल फील्ड जो है लीबिया को, अगर किसी चीज़ ने जोड़ा, मैं कई दफ़ा पूछा कि लीबिया टूटा क्यों नहीं 2 हिस्सों में, तो उन्होंने कहा कि वहाँ बस एक चीज़ ऐसी है जिन्होंने लीबिया को जोड़ के रखा है, वो उनका सेंट्रल बैंक है। मैंने कहा जो मैं गया वहाँ ट्रिपली इसके अभी चंद साल पहले, तो मैं उधर से भी ट्रैवल भी किया, तो मैंने कहा यार एक मिनट, ये इतनी शदीद फड्डा है तो ये मुल्क 2 हिस्सों में क्यों नहीं तकसीम हो गया अभी तक। उन्होंने कहा ये जो रेवेन्यू है ना, ये सारा का सारा जो बैंक उनका एक है और ट्रिपली में है, तो वो ऑयल के पैसे इधर से जाते हैं, तो वो खलीफा हफ्तार चाहे अच्छा वो मैप अगर देखें तो ये जो पूरा रेड इसमें नज़र आ रहा है उस मैप के अंदर, अगर आप ये मैप को देखें, अगर जो हमने दिखाया हुआ है, तो उस मैप में ये जो रेड इलाका है ये खलीफा हफ्तार के पास है, और बाकी जो इलाके हैं वो उस हुकूमत के पास है जिसको दुनिया तस्लीम करती है। लेकिन आप खलीफा हफ्तार की जरा आप वो देखें ना कि उसके पास जगह कितनी है। अब ये जितना खलीफा हफ्तार के पास इलाका है, इसी में सारी बड़ी ऑयल फील्ड्स हैं। अगर हम ऑयल फील्ड्स दिखा सकें, अगर हमारे पास मैप इजीली अवेलेबल हो,
तो वहीं पे जो 5th स्लाइड हम दिखा दें, तो वहाँ पर जो है हमें ऑयल फील्ड्स नज़र आएंगी सारी, ठीक है। वो ऑयल फील्ड सारी जो हैं वो ईस्टर्न लीबिया में है। जिक्र इसका इसलिए कर रहा हूँ कि जनाब उन्होंने अपनी सारी प्रोडक्शन आज ऑयल की बंद करने का ऐलान कर दिया अभी अचानक आज लीबिया ने, और उन्होंने कहा कि फटा चल रहा है हमारा सेंट्रल बैंक के साथ, तो इधर हम यहाँ से ये बंद कर रहे हैं। और उसके नतीजे में ये जो CNBC ये 17 स्लाइड है वो ये कह रही है कि लीबिया की प्रोडक्शन, लीबिया ने ऑयल की रोक दी है, तो इसलिए 3% ऑयल की प्राइसेस पूरी दुनिया में जम कर गई हैं। ब्लूमबर्ग इसको इस तरह से रिपोर्ट कर रहा है कि लीबियन राइवल गवर्नमेंट टू स्टॉप ऑयल आउटपुट ओवर बैंक, वो बैंक के ऊपर फटा पड़ा हुआ है, तो उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन ही बंद कर दी है। अच्छा, अब ये उस वक्त हो रहा है जब सूडान के अंदर जनरल बुरहान कह रहे हैं कि मैं तो 100 साल तक लड़ूंगा, तो इजिप्ट जो है, मिस्र, जिस वक्त प्रेसिडेंट सिसी के लिए चैलेंजेस क्या हैं, नंबर 1 के रफ़ा के ऊपर उन्होंने बिल्कुल तस्लीम नहीं किया कि यहाँ पे इसराइल की फ़ौज आएगी, वो उस पर डेडलॉक है। फिर दूसरी बात यह है कि साथ उधर सूडान के अंदर खाना जंगी है, ठीक है, और सूडान के साथ फिर वो इथोपिया और वो डैम और वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। और साथ ही लीबिया में ऑयल बंद कर दिया उन्होंने, और ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, ये एक बन गया रीजन। दूसरा, उधर से भरपूर अटैक, शायद ही इतने बड़े अटैक्स हुए हों जितने बड़े अटैक्स जो हैं वो इस वक्त किए हैं रशिया ने यूक्रेन पे, मैसिव अटैक्स। और वो ना सिर्फ कीव पे किए हैं बल्कि वो जो हैं वो खार्किव के इलाके पे भी, बाकी इलाकों पर भी, और वहाँ पर जो ये जो कीव इंडिपेंडेंट है वहाँ पे वो ये कह रहे हैं, 26वीं स्लाइड दिखाएं कि रशियन अटैक, उनके प्रेसिडेंट ने कहा है ज़ेलेंस्की ने कि 100 मिसाइल्स और 100 ड्रोन्स मारे हैं, और वहाँ पर जो है ये मामला ख़राब हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है वो इन्होंने अटैक किया था वहाँ पर और मैं पहले दिन जब ये अटैक हुआ था तो मैंने कहा था कि ज़ेलेंस्की विल बी थ्रोन अंडर द बस, इनके साथ वेस्ट नहीं खड़ा होगा जाके, तो ये जो कुछ करे अपनी जिम्मेदारी पे करें। अब जनाब, फाइनेंशियल टाइम्स की एक स्टोरी है 25th, मैं इसको रिकमेंड करके भी जिसने देखनी हो इसको पढ़ें और इसको, ठीक है, वो है 25th। यूक्रेन हैज क्रॉस मॉस्कोज एंड वॉशिंगटन रेड लाइंस, मॉस्को की नहीं, वॉशिंगटन की रेड लाइंस भी क्रॉस की हैं यूक्रेन ने। जो कुछ किया खुद किया है, पूछ के तो नहीं किया अमेरिका से पूछ के नहीं किया कि भाई मैं ऐसे करने जा रहा हूं, बल्कि पैसा लेने के लिए उसके लिए खुद किया। दोबारा देखें, वॉशिंगटन एंड मॉस्कोज रेड लाइन, दोनों मुल्कों की रेड लाइंस क्रॉस की हैं ज़ेलेंस्की ने। तो अब वहां पे जो हो रहा है अल्लाह खैर से। जो जैक सुलेवन है, जैक सुलेवन जो हैं वो पहुंचे हैं कनाडा, और कनाडा वो इसलिए पहुंचे हैं कि कनाडा से वो जाएंगे बीजिंग, कल से उनका दौरा बीजिंग का शुरू हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है, और इस इंपॉर्टेंट दौरे में ये बात बड़ी, इस इंपॉर्टेंट दौरे की एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोशिश हो रही है कि प्रेसिडेंट बाइडेन एक दौरा करें। जिमी कार्टर को छोड़ दें तो उसके बाद से तमाम अमरीकी सदूर ने चाइना का दौरा किया। प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी किया एज अ वाइस प्रेसिडेंट और एज अ सेनेटर 4 दफा कम से कम। डोनाल्ड ट्रंप भी गए थे। शी जिनपिंग 5 दफा आ चुके हैं अमेरिका, आखिरी दौरा उनका 10 महीने पहले हुआ था। लेकिन ये कि बाइडेन एज अ प्रेसिडेंट नहीं गए चाइना, डोनाल्ड ट्रंप गए थे। बाकी सारे सदूर चाइना का दौरा कर चुके हैं अमेरिका के, जिमी कार्टर को छोड़ दें सिर्फ, यानी पोस्ट निक्सन बात हो रही है ना। तो इशू ये है कि बाइडेन का दौरा क्या होता है नहीं होता, उसकी कोशिश हो रही है और इस टर्मोइल में। और जैक सलिवन के सामने भी बहुत इस वक्त इश्यूज हैं कि भाई ये शिपिंग लेन्स को क्या करना है, ये मशरिक़ वस्ता के अंदर जो ये जो गज़ा की जाहिरियत है ये अगला क्या रंग लेती है। क्योंकि ईरान ने कहा है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कि हम प्रॉपर एक्यूरेट अटैक करेंगे, मगर कैसे करेंगे, क्योंकि ये तो वो हैं जो उनका पूरा वेस्ट के साथ बहुत इंगेजमेंट वाली बात ना कि दोबारा से पाबंदियाँ ख़त्म हो, ये आते ही इनके जो है गले पड़ गए ईरान के, क्योंकि हिजबुल्लाह, हमास, ये हालात यहाँ के ख़राब हो रहे हैं। लेकिन ना क्या सिचुएशन होती है वहाँ, इजिप्ट जो कर सकता था उन्होंने किया, जॉर्डन पे क्या प्रेशर आता है, लेबनान पे क्या। साथ ही मैं आखिरी बात एक बात करके मैं इसको क्लोज करता हूँ क्योंकि अब ब्रेक ले लें। वो ये है कि जॉर्जिया में हंगामे हो रहे हैं,
जॉर्जिया कौन सा जॉर्जिया? जो जॉर्जिया बिल्कुल जहां पर नेटो घुसा था, नेटो की मेंबरशिप, और उधर से 2008 में रशिया आ गया था, और उसके नतीजे में जॉर्जिया के एक बड़े इलाके पे, यानी फड्डा तो 2008 में शुरू हुआ है ना, कि नेटो एक्सपेंशन वाला, जॉर्जिया में हो रहे हैं हंगामे। अच्छा, और उन हंगामों कोई वक्फा हो रहा है तो मैं इसके बाद बात कंटिन्यू कर लूँगा ब्रेक पे, लेकिन जो रशिया है उनकी तरफ से ये कहा गया है उन हंगामों के पेश नज़र कि यूएस प्लेट 27 स्लाइड तास, यूएस प्लॉटिंग कलर रेवोल्यूशन इन जॉर्जिया, ये उनकी फॉरेन सर्विस ने, जो उनकी इंटेलिजेंस सर्विस ने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो है, क्योंकि 26 अक्टूबर को इलेक्शन है तो उससे पहले वहाँ पे कलर रेवोल्यूशन के लिए कोशिश हो रही है। जॉर्जिया जो है वो वहाँ पर हुकूमत जो है वो प्रो रशिया, मतलब एक तरह से आप समझें कि वो जॉर्जिया के चक्कर में तो 2008 हुआ ना, 2008 में जो भी वो सारा कुछ, लेकिन ये कि जॉर्जिया में अभी भी जो हुकूमत है वो हुकूमत रशिया की तरफ है, उसको झुकाओ, और जो अपोजिशन है वो जो है वो तितर बितर है बहुत सारी, तो वो अब ये कह रहे हैं कि उनको जो है वो कलर रेवोल्यूशन की कोशिश हो रही है, और बैदस क्यास नहीं होगा कि अगर इस दौरान यहाँ पे रशिया आ जाए, बेलारूस की फौज, पूरी फौज खड़ी हो गई है आके यूक्रेन की सरहद पे, और इतना टर्मोइल है कि इस टर्मोइल में अगर वो थोड़ा सा आगे आ गए प्रेसिडेंट पुतिन जॉर्जिया में, तो जॉर्जिया की हुकूमत वैसी उनके सप्रो है, यानी एक तरह से आप समझ लें कि बेलारूस जॉर्जिया, यानी एक अजीब सिचुएशन है वहाँ पे, ठीक है ना। तो एक तो ब्लैक सी तक, और फिर ये जो आपकी पाइपलाइन जा रही हैं, ठीक है ना, वो कोस्टल लाइन पूरी वो रशिया के पास आ जाएगी। तो ये जो रशिया ने बात की है ना कि कलर रेवोल्यूशन और तिबलिसी मैदान बनाने की कोशिश हो रही है, तिबलिसी मैदान, ये वो लफ्ज है जो कि यूक्रेन में 2014 में इस्तेमाल हुआ था, उन्होंने कहा तिबलिसी मैदान बनाने की कोशिश हो रही है जॉर्जिया में, और इसको हम मॉनिटर कर रहे हैं और वहाँ की हुकूमत से राब्ते में। जी, ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में क्या डायलॉग की ज़रूरत है? नहीं, डायलॉग उनसे तो जो मतलब बम धमाकों से उड़ा रहे हैं बिल्डिंग्स को, और जो सिक्योरिटी फोर्सेस को, या जो शहरियों को उतार के, मतलब उनकी कोई डिमांड क्या उनसे क्या कोई, वो तो एक टेररिज्म है ना, प्रॉपर टेररिज्म है, तो उनसे क्या डायलॉग होगा, ठीक है ना। मैं जो डायलॉग की बात कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ की ये ख़त्म, ये जो फार्मूला है ना कि वहाँ के सिर्फ लोग हैं और वहाँ कनेक्टिविटी, देखें आप ज़रा कोयटा के अब इन जगहों पे जाके इनकी यूथ से मिलें, इनके बच्चों से मिलें आप, जो वहाँ से ग्रेजुएशन करते हैं और पढ़े लिखे, ये जो ऑर्डर है ना, पुराना पॉलिटिकल ऑर्डर, जो मैं कहता हूँ कि ये पुराना ऑर्डर ख़त्म हो चुका है, और ऐसे लोग जो अपने वहाँ से भी, ज़मीन से भी, यानी वहाँ पर भी मौजूद हों, और उनके साथ फिर सिक्योरिटी फोर्सेज हों, और फिर एक नया ऑर्डर वहाँ से जन्म ले। लेकिन ये कि यहाँ बैठे बैठे बयान देने से कुछ नहीं होगा, सर तोड़ देंगे और ये कर देंगे और वो फोड़ देंगे, भाई करें ना, फिर करें आप, किसी ने रोका है आपको? तो देखो सिक्योरिटी फोर्स का काम है ना, फिर ये तो पॉलिटिकल लोग फिर ये जो सो कॉल्ड बैठे हैं, ये क्यों बैठे हुए हैं? तो बात सारी ये है कि या तो ये कि मेरा ख्याल है कि इमरजेंसी जो लग जानी चाहिए थी आज बलूचिस्तान में, कोई ऐसी सिचुएशन वहाँ पे करें, क्योंकि वहाँ असल इशू जो है ना वो सिर्फ ये मतलब मैं एक प्रपोज कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता, एक कोई हुकूमत, किसी की हुकूमत होती तो शायद कोई एक्शन लेती, इस अरेंजमेंट का क्योंकि वाली वारिस कोई नहीं है, इसलिए ये चल रहा है। इशू ये है कि आप डायलॉग तो करेंगे ना कि भाई तहरीक इंसाफ के साथ डायलॉग करना है कि नहीं करना, आप डायलॉग तो करेंगे ना कि भाई यहाँ पे मुस्लिम लीग नून या मुस्लिम लीग काफ या जितने जो भी हैं पॉलिटिकल, ये पीपल्स पार्टी है, एएनपी है, मौलाना साहब हैं, जो भी दहशतगर्दों के साथ कैसे डायलॉग, उन्होंने कोई इलेक्शन लड़के थोड़ी आना है, उनका तो आपको मकसद ही नहीं, उन्होंने तो बम से उड़ा दिया, शनाख्ती कार्ड गोलियां मारी, और डिस्टेबलाइज कर रहे हैं ना, उनसे क्या डायलॉग होगा? लेकिन आपने सेपरेट करके, ये नहीं कि आप वो पूरे उसको एक ही गटमट करके जो है ना, मतलब है कि मिक्स कर दें। तो बताओ, आपने पॉलिटिकल ऑर्डर वहाँ के लोगों को भी तो आपने देना है साथ, और साथ इन दहशतगर्दों को आप कैसे बना करना है, वो एक रियासत का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। 7 से 8, 8 से 9 वाली खबरें तो नहीं है ना, बलूचिस्तान एक बड़ा इशू है। इसी तरह से पोस्ट यहाँ से विड्रॉल जो अफ़गानिस्तान है, उसकी पॉलिसी क्या होगी, वो एक अलग लंबा है खेल सारा। जैक सलिवन जो है, ये देखें ना, अभी ये जॉर्जिया पकड़ा है, ठीक है, और जॉर्जिया वो है जो
ईस्टवर्ड एक्सपेंशन के थ्रू वहाँ पर ये स्टार्ट हुआ था सारा, यानी G8 से G7 हो गया था और रशिया खुल के सामने और लड़ाई हुई थी और नेटो एक्सपेंशन, यूक्रेन, अब यूक्रेन कहीं बहुत पीछे चला गया है। जैक सलिवन जो है वो कनाडा गए हैं। अच्छा, मैं एक बात सुन, कनाडा से वो जाएंगे चाइना। वो कनाडा इसलिए गए हैं कि कनाडा जो है वो 32 मुल्क है नेटो के, तो 32 मुल्कों में जो मुल्क सबसे कम, उन्होंने टारगेट 2006 में ये रखा था कि 2% GDP का आपने डिफेंस में डालना है। अब जो मुल्क सबसे ज़्यादा पैसा दे रहे हैं अपनी GDP का, वो पोलैंड सबसे ऊपर है, अमेरिका से भी ऊपर पोलैंड है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर ये डिफेंस, ये जो फर्स्ट स्लाइड है ना, तो सबसे ऊपर पोलैंड है। तो उन्होंने टारगेट रखा था कि 2% से नीचे कोई नहीं जाएगा, सारे मुल्क 2% अपनी GDP का देंगे। तो पोलैंड, एस्टोनिया, US ये सारे ऊपर चले गए, कोई 3 पॉइंट कुछ दे रहे हैं, कुछ दे रहे। जो मुल्क सबसे कम दे रहे हैं उनमें कनाडा है। कनाडा जो है वो नेटो के अंदर, क्योंकि कनाडा के जो लोग हैं, कैनेडियंस हैं, वो कनाडा के लोग कहते हैं कि भाई एक मिनट, ये पब्लिक सर्विस, एजुकेशन, इधर उधर, मतलब हमारा क्या ताल्लुक है भाई, वो उधर पोलैंड में लड़ाई हो रही है तो मतलब हम क्यों पैसे दें। तो वहाँ पे जो जस्टिन ट्रूडो हैं वो कहते हैं, उन्होंने जो टारगेट दिया वहाँ पे, ये गए, उन्होंने टारगेट ये दिया कि जो ये 9 स्लाइड अगर देखें तो उन्होंने कुछ अर्से पहले उनसे कहा कि आप पैसे बढ़ाएं, क्योंकि ट्रंप आ रहा है ना पीछे, वो तो कहता है पैसे दो सिक्योरिटी। कनाडा को क्यों, क्या सिक्योरिटी, कनाडा अपनी उसकी ज्योग्राफी भी ऐसी है कि वो कनाडा। अभी जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि जनाब 2032 तक, ये अगर 9 स्लाइड हम दिखा सकें, उन्होंने कुछ अर्से पहले कहा कि 2032 तक जो है वो ये हम टारगेट पूरा करेंगे, नेटो में कितने पैसे देने, कितने नहीं देने। उसका नतीजा ये निकला कि ये जो 5th स्लाइड है, फिर से वहीं के कनाडा को कोट कर रहे हैं उनका मीडिया, US वांट्स कनाडा टू हिट मिलिट्री स्पेंडिंग्स, ये इसलिए गए हैं वहाँ पे। जैक सलिवन ने जाके कहा कि पैसे बढ़ाना शुरू करो, 2032 तक नहीं, पहले पैसे बढ़ाओ। जस्टिन ट्रूडो कहते हैं भाई एक मिनट ठहर जाओ, क्योंकि अगले साल इलेक्शन है वहाँ पे, और उनके जो कंजर्वेटिव जो ओपोनेंट है पोली वेरे गालिबन, वो भी, मैं गलत इसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ डेफिनेटली, लेकिन वो ये कहते हैं कि 8th स्लाइड, वो कहते हैं कि ट्रूडो जो है जोक ऑन वर्ल्ड स्टेज, वोंट कमिट टू नेटो कमिट टाइमलाइन, तो वो भी नहीं करेंगे, ये भी नहीं करेंगे। तो अब वो कनाडा, अमेरिका ये है कि भाई आप, इटली भी कम दे रहा है, ये वेस्टर्न यूरोप कम दे रहा है, उधर के मुल्क ज़्यादा नेटो में। एनीवे, अब जैक सलिवन जो है वो जा रहे हैं चाइना। फटे क्या क्या पड़े हुए, वेनेजुएला से शुरू कर दें, आप आ जाएं लिबिया तक, जहाँ पे ऑयल बंद कर दिया उन्होंने, और उसके बाद आप आ जाएं सूडान, उसके बाद आ जाएं इजिप्ट, उसके बाद आ जाएं सबसे बढ़ के गज़ा का कत्लेआम, दोबारा सायरन बज रहे हैं कि जगह खाली करो, ये करो, वो करो सारा। उसके बाद डिस्टेबलाइजेशन पूरे रीजन में है। रशिया क्या करता है, और एक ज़माने में रशिया खलीफा अफ्तार को, ये रशिया का फुटप्रिंट और चाइना मौजूद है हर जगह, और अमेरिका भी। अब चाइना का जो विजिट उनका शुरू हो रहा है, तो उसमें ताइवान कितना डिस्कस होता है, क्या नहीं होता। लेकिन ये जो है एक और फिर मैं फानी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, होता है ना कि मस्ट रीड, वो है कि जो 24th है, द इनसाइड स्टोरी ऑफ द सीक्रेट बैक चैनल बिटवीन US एंड चाइना। जो सीक्रेट बैक चैनल है 24th, वो इस्टेब्लिश हो गया है पिछले 3-4 सालों के दरमियान, और वो जो है उसमें बैंकॉक में, माल्टा में, इधर उधर खामोश 2 शख्सियात आपस में मिलती नहीं। उसकी टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। और पहले तो मीटिंग अलास्का में हुई थी, जो कि 2021 में हमने डिस्कस भी किया था। फिर उसके बाद दूसरी जो है 2022 में हुई, जब ये टेंशन पैदा हो गई, नैन्सी पेलोसी गई और लॉन्च। उसके बाद आगे हम चलेंगे, टाइमलाइन को देखें तो आगे फिर हमें नज़र आता है कि वो बाली में जो है वो 2022 में मीटिंग हुई, शी जिनपिंग और बाइडेन की। फिर उसके बाद वो बैलून वाला वाक़या हो गया, ठीक है ना, स्पाई बैलून वाला 2023 में, फिर टेंशन फैल गई। फिर पहली मीटिंग हुई, और वो मीटिंग जो है वो वियना में हुई 2023 में। यहाँ से शुरू होता है वो बैक चैनल, ठीक है, चाइना। और ये बड़ा अच्छा है, इसको स्ट्रेटेजिक चैनल का नाम दिया है, ठीक है, और बड़ा अच्छा है कि 2 सुपर कोई एक्सीडेंटल वॉर ना हो जाए, गलत फहमी ना हो जाए ना। अच्छा, फिर उसके बाद सेकंड बैक चैनल मीटिंग जो है वो सलिवन की और वांग यी की दरमियान माल्टा में हुई। और फिर उसके बाद जो है वो वांग यी वो वाशिंगटन आए अक्टूबर 2023 में। और फिर उसके बाद वो तय हुआ कि जी मुलाकात होनी है, और फिर मुलाकात हुई, यानी विज़िट किया। प्रेसिडेंट जो प्रीमियर शी हैं उन्होंने विज़िट किया सैन फ्रांसिस्को का। और फिर उसके बाद तीसरी मीटिंग जनवरी में हुई बैक चैनल, वो बैंकॉक में हुई।
और अब जो है वो जैक सुलिवान जा रहे हैं बीजिंग। ये पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जो कि ये इसका चौथा राउंड है, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ कहाँ पे अमेरिका और चाइना एक साथ है और कहाँ कहाँ अमेरिका और चाइना एक साथ नहीं है। कई जगह पे रशिया और अमेरिका एक साथ नजर आएंगे आपको। मतलब ये दुनिया कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं चल रही, ये बिल्कुल इधर हैं तो इधर हैं, तो ये सब ने अपने अपने आगे इधर उधर कैसे, मतलब तो कहते हैं ना, वरना हसीना वाजिद कोई नहीं बन रहा इस वक्त, ठीक है ना, कि अंडे एक ही टोकरे में डाला और वो पता चला कि फारिग हो गए, तो एक मसला। अब इशू ये है सारा, तो ये जॉर्जिया का एक मास खुल रहा है, ये ध्यान में रखें। यूक्रेन को आप साइड पे, वो कह रहे हैं कि हमारी भी लाइंस क्रॉस की, वो कह रहे हैं मिसाइल मारे हैं, तुम किसने कहा था अटैक करो, ठीक है। और साथ ही वो कह रहे हैं कि जॉर्जिया के अंदर, यानी प्रीएम्प्टिव उन्होंने खबर दे दी कि जॉर्जिया में जो हंगामे हो रहे हैं इनके पीछे जो एनजीओ, हुकूमत तो हमारे साथ है और हुकूमत पॉपुलर है, ये रशिया का कहना है। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनका कहना ये है कि वहाँ पर जो है वो रशियन लॉ नाफिज कर दिया गया है यूक्रेन की जो हुकूमत है, सॉरी जॉर्जिया की जो हुकूमत है, इसलिए वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेशंस हो रही हैं, वो नेचुरल हैं। प्यूटन कह रहा है कि नहीं, ये मुझे अच्छी तरह पता है, ये मैं जानता हूँ, ये जो होते हैं रेवोल्यूशन, कलर रेवोल्यूशन, ठीक है ना, तो ये दोबारा कलर रेवोल्यूशन लाने की कोशिश हो रही है, मुझे पता है इनके पीछे कौन है। और ये 2 अक्टूबर के जो इलेक्शन है, अब ये उधर तो इशू जो है वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चला गया। मैं कह रहा हूँ कि जॉर्जिया में अगर आ जाता है ना, फर्ज करें, कोई नहीं रोकेगा। जॉर्जिया में वो आ चुके हैं ना, उधर जो साउथ ओडिशा और ये अलास्का, ये अगर मैप देखें जॉर्जिया में तो 2 जगह तो है ना ऑलरेडी। रशिया उन रियासतों को नहीं मानते दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक, लेकिन वो रशियंस तो बैठे हैं ना। इशू, और मैं जो कह रहा था कि उस मैप को देखें तो अगर जॉर्जिया की आप पोजीशनिंग देखें तो जॉर्जिया जो है वो ब्लैक सी के साथ, और वो पूरी उसकी कोस्टल लाइन देखें, और फिर आप नीचे पड़ोस देखें ना जॉर्जिया का, रशिया एक तरफ आज़रबाईजान है, इधर आर्मीनिया है, उधर अब केजिया, बीच में जॉर्जिया। मुझे बताएं कहाँ से नेटो का कौन सा मुल्क आएगा, जो पड़ोस में कौन सा मुल्क है नेटो का? एक ही है, टर्की। तो ये जॉर्जिया तो फंसा हुआ है बीच में, आर्मीनिया, आज़रबाईजान, पड़ोसी देखें ना आपके। ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब इसमें बहरहाल, अब यहाँ से आप निकलें तो आप वापस आ जाएं इधर कि जैक सुलिवान की और इनकी मीटिंग हो रही है, और ताइवान, और साथ ही ये कि फ़िलिपीन के अंदर एक ख़ास लेवल पे आगे जाना है, ख़ास लेवल तक आगे नहीं जाना। क्या ये बात करेंगे जैक सुलिवान कि आप रशिया को सपोर्ट ना करें और ये बंद करें? ये तो पब्लिक में चीज़ें होती हैं ना, वो तो पता, वो रशिया खींच के ले गया भाई। रशिया तो इकोनॉमिकली कोलैप्स नहीं हुआ ना, बल्कि इस अरसे में एक मुतबादिल सिस्टम दुनिया में मर्ज हो गया, तेज़ हो गया। ये मल्टीपोलर है, मल्टीपोलर भी शायद कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं है। मतलब ब्रिक्स अब क्या होगा आगे, ब्रिक्स प्लस के बाद क्या सिचुएशन बनेगी, ये लिबिया अल्टीमेटली कैसे सेटल होगा, सबसे बढ़ के ये आगे कहाँ जाएगा मामला। अगर ये एग्रीमेंट नहीं हो रहा, इसके नतीजे में हुकूमतें कोलैप्स होंगी, क्या होगा। ये कत्लेआम जो हो रहा है, जो 40-45, और फिर दोबारा सारे लोग जमा हुए और फिर चले गए, तो मुझे बताएं अब इसमें लेबनान की स्ट्रेटजी क्या होगी। रशिया वहाँ बैठा हुआ है सीरिया में, वो पोर्ट्स वहाँ मौजूद हैं, चाइना की प्रेजेंस हैफा में थोड़ी सी मौजूद है। तो मतलब है कि अब ये इतना कॉम्प्लेक्स, हुती जो हैं वो उन्होंने धमाका करके जहाज उड़ा दिया, शिपिंग लेन्स, ये साथ आपके बलूचिस्तान। मैंने आपसे कहा ना, रीजन को छोड़ के ना आप अगर आप ये बिल्कुल इसमें आ जाएंगे ना, बिल्कुल छोटा सा टनल व्यू रखेंगे, तो आपको बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो एक रीजनल, उसको रीजन में आप तनाजुल, कनेक्टिविटीज़ आपकी कंस्ट्रक्शन शुरू होने लगती है, डिस्टेबलाइज उसको कर दिया जाता है आपकी वहाँ पे जो है वो। और मुज़ाकरात किससे पॉलिटिकल होंगे तो आप करेंगे ना, मतलब उनका कोई मुतालबा है कि हमें जो है वो नुमाइंदगी दी जाए, या उन्होंने धमाकों से उड़ा दी हैं आपके स्कूल, आपके बच्चे शहीद कर दिए हैं वहाँ पे, तो उनसे क्या टॉक्स होंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल जो ढांचा है ना वहाँ का, वो ढांचा ये इस बात का तलबगार है कि वहाँ की यूथ को, वहाँ के पढ़े लिखे लोगों को, वहाँ के नौजवानों को, मगर वो नौजवान जो वहाँ की बात भी करें ना, जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक हों, मतलब माजरा के साथ कोई बॉयलर ना हो ना, मतलब देसी हो मतलब वो बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करते हो। और वो आपको मिलेंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आपको यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे बच्चे मिलेंगे आप परेशान हो जाएंगे। वहाँ के आपको टीचर्स ऐसे मिलेंगे, आपको वकील ऐसे मिलेंगे। आप ज़रा वहाँ के वहाँ के लोगों से मिल के बात करके उनका अक्ल शऊर देखें। मैंने ज़िंदगी में अगर बेहतरीन कोई लाइब्रेरी, बहुत से पॉलिटिशियंस के ज़ाहिर है, वो शेरबाज मज़ारी साहब के घर, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी जो लाइब्रेरी थी, जो लोग उनके शेरबाज मज़ारी के घर गए हैं ना, शेरबाज खान मज़ारी,
उनकी इतनी बड़ी लाइब्रेरी थी कि समझ नहीं आता था कि ये रहते किधर हैं और खाते किधर हैं। तो लाइब्रेरी, किताबें ही किताबें घर में, और इंतहाई खूबसूरत शख्सियत। तो बात ये है कि ऐसे हमने बच्चे आगे लेकर आने हैं, यूथ। और बाकी ये तो प्रॉपर रीजनल, जो भी रीजनल या ग्लोबल लेवल पे एक ग्रेट गेम चल रहा है, उसमें ये है कि आइडेंटिफाई योर एनिमी। ज़रूरी नहीं कि आप उस पर नीचा के फैक्ट करें, स्ट्रेटजी बनाएं तरीके से, और फिर उसके बाद हिट करें। उनसे क्या डायलॉग करना है आपने, उनसे क्या डायलॉग आपने करना है, ठीक है ना। उनसे तो टेररिज्म, जो टेररिस्ट है, उनसे टेररिस्ट है ना वो, उनकी डिमांड है ही नहीं। उनकी डिमांड क्या है? जिन्होंने आईडी कार्ड देख के, और जो आईडी कार्ड हो या ना हो, छोड़ देना उनको भी, वैसे ही उन्होंने शहीद कर दिया लोगों को, तो उनकी क्या डिमांड्स होंगी? कोई क्या डिमांड्स होंगी? वो तो सबताज कर रहे हैं ना, वो तो डिस्टेबलाइज कर रहे हैं पूरा रीजन। तो उनके साथ तो प्रॉपर मेरा ख्याल है कि एक लेकिन ये कि इस अरेंजमेंट में पॉसिबल नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदो नवाह के लूँगा, सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।